अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हम किस तरह से डेबिट क्रेडिट रूल के तहत अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज की थी हमने, देन हमने इनकी पोस्टिंग की थी। ठीक है, पोस्टिंग इनटू लेजर्स या टी अकाउंट, हर एक के हिसाब से हमने कैश का अकाउंट बनाया था, सप्लाईज का हमने अकाउंट बनाया था। ठीक है, और अगर यहाँ लेट से कैश डेबिट हो रहा है तो हम यहाँ पे कैश की डेबिट साइड पे आएंगे और यहाँ पर अमाउंट पुट कर देंगे। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है 2500 से, ये डेबिट होती है ऊपर वाली, जो आगे अमाउंट लिखी जाती है कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, या ये आपकी क्रेडिट अमाउंट होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जर्नल एंट्रीज की थी, देन इनको हमने पोस्ट किया था लेजर में। ठीक है, और इन लेजर्स के थ्रू फिर हमने हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ठीक है, हर एक अकाउंट का जो भी एंड पे बैलेंस आ रहा था वो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो अब वो है हमारा बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के नाम से। ठीक है, अकाउंट्स के एडजस्टमेंट। अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होता है। पहले इसको मैं जनरली आपको बता देता हूँ। देखें, लेट्स से कि आपने 2 महीने का रेंट पे कर दिया। आपने अभी इस मंथ या जनवरी में आपने अपना बिजनेस शुरू किया, ऑफिस रेंट पे लिया, और जब आपका वो रेंट लेने आया तो आपने उससे कहा कि यार ये 2 महीने का रेंट है, इस महीने का और अगले महीने का, ये रेंट लो और चले जाओ। ठीक है, आपने उन्हें 20 और 20 40 हज़ार रुपये दे दिए। ठीक है जी। अच्छा, अब जब महीने के एंड पे आपसे पूछा जाएगा कि यार इस महीने आपने क्या कमाया, तो आप कहेंगे मिसाल के तौर पे कि 1 लाख तो मेरा रेवेन्यू हुआ, कि 1 लाख की मैंने सेल्स की, लेकिन इसमें से मुझे खर्चे निकालने पड़ेंगे। अब मुझे ये बताएं कि 1 लाख में से आप कितने खर्चे निकालेंगे? 20,000। अगर रेंट की बात करें सिर्फ, तो 1 लाख में से 20,000 खर्चा निकालेंगे या 40,000 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली 1 लाख में से वो खर्चा निकालेंगे जो इस महीने से रिलेटेड होगा, जो जनवरी से रिलेटेड होगा, यानी कि सिर्फ 20,000। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह की एंट्रीज होती हैं जिनको हमें एट द एंड ऑफ मंथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी। तो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। ठीक है जी, वो पहले हम देख लेते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। The time period assumption presumes that an organization's activities can be divided into specific time periods such as a month, 3 month, quarter, 6 month interval और a year। के अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली वो एक ख़ास वक्फा होता है, ख़ास टाइम पीरियड होता है, जिसके हिसाब से आप देखते हैं कि मुझे इस टाइम पीरियड में कितना इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ। ठीक है, अब वो 1 महीना भी हो सकता है, यानी कि आप हर महीने देख सकते हैं कि आपको इस महीने कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, यानी कि कितने पैसे कमाए, कितना खर्चा हुआ। आप 3 महीने के हिसाब से भी देख सकते हैं, 3 महीने का पीरियड भी आप रख सकते हैं, आप 6 महीने का पीरियड भी रख सकते हैं, यानी कि हर 6 महीने बाद आप देखेंगे कि इतने खर्चे हुए, कितना कमाया आपने। साल बाद भी देख सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाजमी होता है। अब वो 1 महीना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, और इसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है जी अक्रूवल बेसिस वर्सेस कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग यूजेस द एडजस्टिंग प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड। अच्छा, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि रेवेन्यू आपने तब रिकॉग्नाइज करना है जब आपने उसे कमाया है। ठीक है, और एक्सपेंस आपने तब उसे रिकॉग्नाइज करना है जब आपका इनकर्ड हुआ है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपने जनवरी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की किसी को, ठीक है, लेकिन उसने आपको जनवरी में मिसाल के तौर पे पैसे नहीं दिए, फरवरी में जाकर दिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जनवरी में आपने कुछ नहीं कमाया? नहीं, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ये कहती है कि जनवरी में आपने जो वर्किंग की, अगर मिसाल के तौर पर इसके 20,000 पैसे बनते थे, तो 20,000 रुपये आपने जनवरी में ही कमाए हैं। ठीक है जी, यानी कि
रिकग्नाइज रेवेन्यू, आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज करें। कब करें? जब आपने उसे कमाया है, जब आपने उसके लिए सर्विसेज दी हैं, तो तभी उसी पीरियड में वो आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, यानी कि जनवरी के लिए ही होगा, चाहे वो जनवरी में पेमेंट करे या फरवरी में करे या मार्च में करे। अच्छा इसी तरह अब इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, ठीक है जी। अब वो खर्चा हो सकता है आपने जो खर्चा है वो एक्सपेंस आप बाद में पे करें उस खर्चे का, ठीक है। आपका कुछ बाइक में लेट से पेट्रोल का है, फ्यूलिंग का खर्चा है या किसी और तरह के चार्जेस हैं, आपने उन्हें कहा कि यार मैं आपको ये बाद में पैसे पे करूंगा, अगले महीने जब मुझे सैलरी मिल जाएगी मिसाल के तौर पे। तो इस सूरत में क्या आप ये कहेंगे कि पिछले जनवरी के महीने में मेरा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ? नहीं, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है कि जो एक्सपेंस जब इनकर्ड हुआ आपका, ठीक है, वो उसी टाइम पीरियड में रिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो एक्सपेंस है, अगर ये 2000 का 3000 का एक्सपेंस है तो ये जनवरी के लिए ही रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग तो सिंपल होती है कि रेवेन्यू तब आप रिकग्नाइज करेंगे जब कैश आपके हाथ में आएगा, एक्सपेंस तब रिकग्नाइज करेंगे जब आप पैसे पे कर देंगे किसी को। तो ये बेसिकली सिंपली अक्रूवल और कैश बेसिस होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है अक्रूवल बेस में, यू वर्क इन जनवरी एंड फरवरी, आपने जनवरी और फरवरी में काम किया, ठीक है। गॉट पेड टोटल 50,000 फॉर 2 मंथ एट द एंड ऑफ फरवरी, 50,000 पे तो मिली आपको, लेकिन कब मिली? फरवरी के एंड में मिली। लेकिन अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है कि 25,000 अर्न इन जनवरी के, इनमें से 25,000 जो है वो आपकी जनवरी की अर्निंग है और 25,000 आपकी फरवरी की अर्निंग है। तो आपने ये नहीं देखना कि पैसे कब मिल रहे हैं, आपने ये देखना है कि वो चीज़ आपने अर्न कब की है। तो अक्रूवल बेसिस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली हमें ये चीज़ बता रहा होता है। इस तरह एक्सपेंस की अगर बात करें, ये ऑफिस इज ऑन रेंट 20,000 पर मंथ, आपने एक ऑफिस लिया हुआ रेंट पे जिसका रेंट है 20,000 रुपये महीने का, ठीक है जी। यू पेड इन फरवरी 40,000, आप 40,000 पे फरवरी में जाके पे करते हैं, जो कि जनवरी और फरवरी दोनों महीनों का होता है। कब पे कर रहे हैं? फरवरी के एंड में, मिसाल के तौर पे 28 फरवरी को कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका जनवरी में कितना एक्सपेंस था, क्या आप उसे ये कहेंगे कि जनवरी में तो मेरा कोई एक्सपेंस नहीं था? या अगर कोई पूछे कि फरवरी में आपका कितना एक्सपेंस था, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरा फरवरी में 40,000 एक्सपेंस था? नहीं, एक्सपेंस जिस टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा होता है हम उसको वहीं पर रिकग्नाइज करते हैं। यानी कि हम कहेंगे 20,000 जनवरी में, 20,000 फरवरी में, ठीक है जी। अब जब जनवरी खत्म हो जाएगा, बेशक हमें पैसे नहीं मिले, तो हम इस 20,000 को एडजस्टिंग एंट्री करके नोट डाउन कर लेंगे कि यार ये 20,000 हमने कमा लिया है। जब भी आएगा वो एक अलग बहस है, अलग बात है, ठीक है जी। इससे आपको ये पता लगता है कि आपने मिसाल के तौर पे आपने जनवरी में कितने पैसे कमाए और जनवरी में कितना खर्चा हुआ, फरवरी में कितने कमाए, फरवरी में कितना खर्चा हुआ। एडजस्टिंग एंट्री का बेसिकली ये फायदा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है जी, पे 2400 फॉर 24 मंथ इंश्योरेंस बिगनिंग। आपने क्या किया, इंश्योरेंस पे की 24 महीने की, जो कि 2400 रुपये बनती है, और वह शुरू हो रही है दिसंबर 1 2011 से, ठीक है जी। आपने इकट्ठी 24 महीने की पे कर दी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दिसंबर में, यानी कि जो आपका ये 31 दिसंबर को आपका एक साल खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि इसमें आपकी इंश्योरेंस के कितने एक्सपेंस है, तो क्या आप उसने ये कहेंगे कि मेरे इंश्योरेंस के 24 एक्सपेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप उसे ये कहेंगे कि ये 24 महीने के 24 दिए हैं मैंने। अगर आप सिर्फ इस साल की बात करें तो इस साल में सिर्फ एक महीना रहेगा जो कि दिसंबर का है, और दिसंबर के एक महीने में सिर्फ एक महीने की इंश्योरेंस ही यूज होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे कि दिसंबर 2011 चल रही है, सिर्फ दिसंबर में सिर्फ 100 रुपये एक्सपेंस हुआ। ये नहीं कहेंगे कि 24 हुआ, बल्कि आप कहेंगे कि दिसंबर में मेरा 100 रुपये एक्सपेंस हुआ है। अब जब 2012 में शुरू करेंगे फिर क्या होगा? 2012 के जनवरी में 100, फेब में 100, मार्च में 100, अप्रैल में 100, यानी कि जब जिस टाइम पीरियड से वो रिलेट करा वो खर्चा, हम उसी में जाकर उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि किस टाइम में हम कितना कमा रहे हैं। ये बेसिकली दो प्रिंसिपल्स होते हैं
ठीक है, जिनकी बेस में एडजस्टमेंट करते हैं। रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकग्नाइज करना है, रिकग्नाइज मतलब इनको कब लिखना कब है कि ये हाँ अब हमने कमा लिया या अब हमने इन ये खर्चा कर लिया है, ये हमने कब लिखना है। वी रिलाई ऑन टू प्रिंसिपल्स, बेसिकली दो प्रिंसिपल्स होते हैं एडजस्टिंग प्रोसेस में, एक होता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, एक होता है एक्सपेंस रिकग्निशन। अब रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल जो है क्या कहता है, रिक्वायर्स दैट, वो ये डिमांड करता है, रिक्वायर करता है कि रेवेन्यू बी रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, कि रेवेन्यू जब आप कमा लेते हो उसी टाइम आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना। यानी कि अगर आपने दिसंबर में किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, उनके लिए काम कर दिया है, तो वो पैसे दें या ना दें उस टाइम आपने उसको उसी साल यानी कि उसी दिसंबर को आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है जी, ना उससे पहले ना ही अगले साल या अगले टाइम पीरियड में, बल्कि उसी एग्जैक्टली टाइम पीरियड में नोट करना है। अच्छा, अब एक्सपेंस रिकग्निशन क्या कहता है, इसे मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज अ रेवेन्यू, कि एक्सपेंस को उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस टाइम पीरियड में वो उसकी वजह से आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, जिस टाइम पीरियड में आपने खर्चा करके रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये बेसिकली सिर्फ एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल आपका बता रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो एडजस्टिंग अकाउंट जो होता है वो बेसिकली उसके 3 स्टेप्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये एडजस्टिंग अकाउंट हम किस तरह से करते हैं। इनके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम डिटरमिन करते हैं व्हाट द करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल, कि करंट अकाउंट, ये जो अकाउंट अवेलेबल है अभी हमारे पास, उसमें क्या बैलेंस शो हो रहा है। देन हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि इसमें चेंजिंग्स क्या आनी चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, महीना पूरा हो गया, तो हम ऐसी कोई चीज़ रह तो नहीं कि जो हमने इस टाइम पीरियड में नोट करनी थी। तो यहाँ पर अब वो करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि कितने चेंजिंग्स आएंगे। देन स्टेप 3 में आप वो चेंजिंग्स ले आते हैं। ठीक है जी। स्टेप 1, लेट्स से रेवेन्यू इन जनवरी 0, यू वर्कड इन जनवरी। पहले आपने स्टेप 1 में देखा कि रेवेन्यू के अकाउंट में आपने देखा था जनरल एंट्री हमने की थी, और उसके बाद हमने लेजर बनाया था, टी अकाउंट बनाया था। तो टी अकाउंट से पता लगा कि जनवरी में रेवेन्यू 0 है हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब आपने यू वर्कड इन जनवरी एंड अर्न 25,000, आपने पूरा महीना जनवरी का काम किया और 25,000 रुपये कमाए। लेकिन कमाए का मतलब ये है कि उसके आपने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी बट डिड नॉट रिसीव इन जनवरी, लेकिन ये 25,000 31 जनवरी गुजर गया, उन्होंने आपको पेमेंट अभी तक नहीं की। आपने ये देख लिया कि अब 25,000 की चेंजिंग्स आ रही हैं स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या देख रहे हैं, make an adjustment which shows that 25,000 of amount belongs to the earnings of January। अब स्टेप 3 में सिंपली आपने ये करना है कि 25,000 की एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल देनी है, कि जिससे पता लगे कि इस जनवरी के महीने में ये 25,000 हमने कमाया है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम दूसरी स्लाइड से करते हैं। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट प्रोसेस जो होता है, एडजस्टमेंट वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट अगर हम पूछें करते क्यों हैं, ताकि हमें पता लगे कि योर इनकम बिलोंग्स टू व्हाट पीरियड, कि आपने जो इनकम कमाई है वो किस पीरियड से बिलोंग कर रही है, वो जनवरी की है या फरवरी की है या मार्च की है। ठीक है, इसी तरह जो एक्सपेंस आपका हुआ है वो जनवरी के लिए हुआ था या फरवरी के हुआ था या मार्च के लिए हुआ था। तो ये इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट 4 तरह की होती हैं। पहली एडजस्टमेंट होती है कि प्री पेड या डेफर्ड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, रेफर टू कैश पेड फॉर इन एडवांस बिफोर रिसीविंग द बेनिफिट। आप कैश तो पे कर देते हैं किसी को, लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट अभी नहीं लेते आप। ठीक है, इसे कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब पहले से एक चीज़ पे कर दिया आपने। ठीक है, जैसे कि आपके पास सेम्स है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल कनेक्शन है, आप कहते हैं कि प्रीपेड सारिफ हैं, यानी कि पहले बैलेंस चार्ज करते हैं देन उसको यूजेज करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी ऐसे ही होते हैं कि जब आप उसको पहले ही पे कर देते हैं एडवांस में, तो वो एक किस्म का आपका एसेट बन जाता है। ठीक है, और जब आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन जब तक यूज़ नहीं करते तब तक वो आपका एसेट रहता है। मिसाल के तौर पे इन जनवरी के महीने में यू पेड 4 months रेंट इन एडवांस फॉर जनवरी टू अप्रैल।
अब जनवरी के महीने में आपने क्या किया, 4 महीने का इकट्ठा रेंट पे कर दिया, तो ये बेसिकली एक प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। पहले ये 2 तारीख को जनवरी की आपने ऑफिस के ऑनर को कहा कि यार ये 4 महीने का रेंट है और फिर 4 महीने अप्रैल तक पूरा हो जाएगा रेंट, ठीक है। तो ये रेंट आप एडवांस में दे रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस दे रहे हैं, इसे कहते हैं प्रीपेड। इस तरह कोई एग्जांपल है, इन अप्रैल, मिसाल के तौर पे अप्रैल में यू पेड 2 मंथ्स एडवांस सैलरी टू योर एम्प्लॉय ऑन 1 जून। अप्रैल के महीने में आप क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को 2 महीने की इकट्ठी सैलरी दे देते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स एडवांस सैलरी टू योर एम्प्लॉय, ठीक है, ऑन अप्रैल 1, ठीक है जी। 1 अप्रैल को आप अपने एम्प्लॉय का 2 महीने की सैलरी दे देते हैं कि यार ये 2 महीने की एडवांस सैलरी रखो, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, ये प्रीपेड है, पहले से पे कर रहे हैं, तो आपको जब पहला अप्रैल का महीना खत्म होगा तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो मैंने 2 महीने की सैलरी दी थी इसमें से अप्रैल का कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो वो आपको 31 या 30 अप्रैल को आपको ये एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी। जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंस होता है, इसी तरह एक होती है अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, अनअर्न्ड या डेफर्ड रेवेन्यू। अब ये क्या होता है, नाम से देख सकते हैं आप, अनअर्न्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू तो है लेकिन अनअर्न्ड, अभी आपने कमाया नहीं है, यानी कि refers to cash received in advance before providing services benefit। आपने कैश तो रिसीव कर लिया है, ठीक है, आपके क्लाइंट ने आपको पेमेंट्स तो कर दी हैं, लेकिन अभी तक आपने उसका काम नहीं किया। जैसे कि आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट किस्म के होते हैं। आपका क्लाइंट आपको कह सकता है कि यार ये पैसे रखो एडवांस में, ठीक है, और हमारा आपने काम अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो ये होता है बेसिकली अनअर्न्ड रेवेन्यू। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ऑन 1 जनवरी यू रिसीव 80,000 सैलरी इन एडवांस, ठीक है। आपको 80,000 की सैलरी मिलेगी मिसाल के तौर पर जनवरी 1 तारीख को, कितने टाइम के लिए, 4 मंथ्स के लिए, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक के लिए 4 महीने की सैलरी मिल गई आपको। तो ये आपके लिए अनअर्न इनकम है, ठीक है। ये चीज़ अगर देखें बिजनेस के लिए, ठीक है, अगर ये चीज़ बिजनेस की हद तक देखें तो बिजनेस के लिए ये प्रीपेड एक्सपेंस है कि उन्होंने इकट्ठी सैलरी दे दी किसी को। लेकिन अगर जिसको ये सैलरी या जिसको ये पेमेंट की जा रही है एडवांस में, उसके लिए ये अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि अभी उसने नहीं कमाया है ये, या कोई कोई क्लाइंट आपको 80,000 रुपये दे रहा है और वो कह रहा है कि यार अगले 4 महीने आपने अपनी लेबर हमारे पास भेजकर काम करवाना है, तो ये आपके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी से एडवांस में पैसे दे रहा है आपको ये एज ए रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, यानी कि पैसे पेमेंट पहले कर देते हैं आप और उसका बेनिफिट बाद में लेते हैं, उसके अगेंस्ट सर्विसेज बाद में लेते हैं। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन ए पीरियड बट आर बोथ अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप कर लेते हैं, जिसका फ़ायदा आप उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें पे नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि आप महीने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, ठीक है, तो पूरा महीना क्या होता है, पूरा महीने के लिए वो आपकी अक्कर हो जाती है, इनकट तो हो जाती है लेकिन आप पे नहीं कर रहे। या लेट्स से आपने जनवरी के पूरे महीने में अपने एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ले ली लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं की, तो जनवरी की आखिरी तारीख को आप एडजस्टमेंट डालेंगे कि ये जो 8,000 रुपये, मिसाल अगर भी 8,000 रुपये हैं, ये 8,000 रुपये एक्सपेंस है और ये जनवरी का एक्सपेंस है, ठीक है। अक्रूड रेवेन्यू, इनकम दैट यू हैव अर्नड बट नाइदर रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड। अब ये वो इनकम है जो आपने कमा ली है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई। अनअर्न्ड क्या थी कि रिसीव हो गई है लेकिन आपने उन पैसों के लिए काम नहीं किया अभी तक। जबकि अक्रूड क्या है कि आपने काम कर दिया लेकिन आपको अभी तक पेमेंट नहीं की गई, तो ये आपके लिए अक्रूड रेवेन्यू होगा, ठीक है। और इनकी एडजस्टमेंट एंट्री बेसिकली इस तरह से होती हैं, ये मैंने साथ लिखा हुआ है आपके नोट्स के लिए, आगे भी हम इसकी डिस्कस भी करते हैं। प्रीपेड के लिए प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करते हैं और जो भी एक्सपेंस का नाम होता है, अगर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से ये सारी एंट्रीज हैं। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका क्या इम्पेक्ट होता है। अच्छा जी, अब प्रीपेड एक्सपेंस है, पहला क्या होता है, रेफर्स टू कैश पेड फॉर इन एडवांस बिफोर रिसीविंग देयर बेनिफिट। अब कैश पे कर देते हैं
कैश को पे कर देते हैं एडवांस में, लेकिन अभी तक आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया। अब हम देखते हैं ये इसी एग्जांपल एक कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। अच्छा, देखिए फर्स्ट स्टेप में 1st January you paid 40,000 as rent of 4 months in advance from January to April। आप जनवरी की पहली ही तारीख को 40,000 रुपये रेंट जो कि 4 महीने का है वो आप पे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक प्री पेड एक्सपेंस है, ये आपका एसेट है जिसका आपने अभी फायदा नहीं उठाया, आप इन फ्यूचर इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है जी। अब आपको पता लग गया कि यार ये एक एंट्री है, ठीक है जी। अब 31 जनवरी जब आएगी, ठीक है, when months end you have to recognize that 10,000 rent belongs to जनवरी। अब आपने टोटल 40,000 रुपये दिए हैं रेंट की सूरत में, ठीक है। तो जब ये जनवरी का महीना खत्म होगा तो क्या आप 40,000 रुपये 40,000 रुपये खर्चे में डाल देंगे? बिल्कुल नहीं डाल देंगे। जब आपने 40,000 पे किए, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या बना, आपके लिए बना एसेट, जिसकी आपने क्या एंट्री की थी, आपने एंट्री की थी प्रीपेड रेंट, ठीक है। क्यों इसको डेबिट कर रहे हैं प्रीपेड रेंट को? क्योंकि ये आपका एसेट है और जब एसेट बढ़ता है तो आप डेबिट करते हैं। प्रीपेड रेंट डेबिट किया था और क्योंकि आप कैश पे कर रहे होते थे इसलिए आपने इसको टू कैश या कैश सिंपली इसको आपने क्रेडिट किया था। कितनी अमाउंट से? टोटल 40,000 से जी, ठीक है जी। टोटल 40,000 से आपने इसको, जब आपने पेमेंट की तब आपने 40,000 रुपये एक्सपेंस पे किया था, ठीक है। लेकिन आप जब महीना पूरा हुआ, या आपने 1 जनवरी को मिसाल के तौर पे किया था जी, ठीक है। अब जब एक महीना पूरा हो गया, जब एक मंथ पूरा हो गया और आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं कि जनवरी के महीने में कितना खर्चा हुआ, तो क्या बस ये कहेंगे कि जनवरी में 40,000 खर्चा हुआ? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ऐसा, ठीक है। क्योंकि ये 40,000 खर्चा जो आपने एडवांस में दिया हुआ है ये आपका एसेट है और ये एक महीने का नहीं, ये 4 महीने का है। तो इसमें तो सिर्फ वो पैसे, वो खर्चा जो जनवरी के लिए है हुआ है, आप सिर्फ उसके लिए एक एंट्री डालते हैं जिसे कि एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। अब उस एंट्री में आप क्या करेंगे, अब ये बेसिकली आपका एसेट है रेंट के नाम से। जब अब महीना पूरा होगा आप कहेंगे जी रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है आप उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। आपने ये रूल में पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रूल्स देखा होगा आपने, ठीक है, एग्जिबिट 2.7 में कि किसी चीज़ को कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। ये देखें एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। जब डेबिट फॉर इंक्रीज, जब इंक्रीज करते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। तो हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और देखें क्रेडिट क्या करेंगे, कम क्या चीज़ हो रही है, कैश तो कम नहीं हो रहा क्योंकि कैश तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। हम प्री पेड रेंट जो कि हमारा एक एसेट है, हम प्री पेड रेंट को कम कर देंगे। अब हम कहेंगे कि हमारा जो प्री पेड रेंट है जो कि हमारा एसेट था वो 10,000 से कम हो रहा है, ठीक है जी। अब ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है। जब हमने 1 जनवरी को पेमेंट की थी तो हमने क्या किया, प्रीपेड रेंट और कैश, प्रीपेड रेंट के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट हो रहा है, हम डेबिट में आके 40,000 लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम कैश अकाउंट में आएंगे, कैश अकाउंट बना हुआ है, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे 40,000 लिख देंगे, ठीक है जी। अगर अगर यहाँ तक देखा जाए तो आपको पता लग रहा है कि आपने 40,000 रुपये प्रीपेड रेंट पड़ा है आपके पास, यानी कि 40,000 आपका एसेट पड़ा है, प्रीपेड है ना तो आपका एसेट हुआ। तो 40,000 रुपये आपका एसेट पड़ा हुआ आपके पास। लेकिन जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये 40,000 में से कितने पैसे इस महीने के रिलेटेड हैं। तो आप उसकी एंट्री करेंगे कि एक महीने का 10,000 रेंट बनता है, आप कहेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड अब कम हो जाएगा, ये जो आपका एसेट बन गया था ये कम हो जाएगा, इसको क्रेडिट करेंगे और 10,000 की एंट्री डाल देंगे। अब क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस पहले डेबिट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस में आएंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, 10,000 से डेबिट कर देंगे। प्रीपेड रेंट में आएंगे, प्रीपेड रेंट अभी यहाँ क्रेडिट हो रहा है, प्रीपेड रेंट में आएंगे और 10,000 क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी।
अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब आप एंड पे हिसाब लगाएंगे आपको पता लगेगा कि प्री पेड रेंट जो कि आपका एसेट था, अब 40,000 नहीं, वो रह गया आपके पास 30,000। ठीक है, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जबकि जो रेंट एक्सपेंस था, अब वो इस महीने के लिए आपका 10,000 रुपये, यानी कि इस महीने आपके पास 10,000 रुपये खर्चा हुआ है इस महीने के लिए आपका, जबकि 30,000 रुपये आपके एसेट में पड़े हैं, प्री पेड रेंट में पड़े हैं, जो आइंदा महीनों में इस्तेमाल होंगे। अब ये एंट्री आपकी है प्री पेड एक्सपेंस के लिए। ठीक है, अब इसको ये कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है। अब इसको साथ साथ समझें, अगर नहीं समझ आता आप इसको बेसिक रिपीट कर लें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब ये प्री पेड एक्सपेंस की एंट्री, इसी तरह बाकी एक्सपेंसेस की एंट्री भी करते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि रेवेन्यू जो है वो किस टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री डाल देते हैं। एक्सपेंस जो है वो किस टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा है, हम उसकी एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी एक्सपेंस की एंट्री। अब आते हैं जी अनअर्न्ड रेवेन्यू की तरफ। अब ये क्या होता है, refer to cash received in advance before providing services benefits। आपने कैश रिसीव तो कर लिया, लेकिन अभी आपने इसके अगेंस्ट काम नहीं किया, अपने सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड नहीं की जिनसे पैसे लिए आपने। ठीक है, अब इसमें क्या तरीकाकार होता है, जब आपने कैश रिसीव किया 1 जनवरी, क्या हुआ, ऑन 1 जनवरी 1,00,000 रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 4 मंथ सर्विसेज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। 1 जनवरी को आपको 1,00,000 रुपए रिसीव हुए। ठीक है जी, किस सूरत में रिसीव हुए, इन एडवांस 4 मंथ सर्विसेज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। ये 4 महीने, आइंदा के 4 महीने आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी इन पैसों के अगेंस्ट। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर इसकी एंट्री की थी, क्या एंट्री थी वो, यहाँ पर 1,00,000 आपकी लाइबिलिटी बन रही है। क्यों, क्योंकि आपने भी इसके अगेंस्ट सर्विस दी नहीं, इसके अगेंस्ट आपने कोई ना कोई बेनिफिट उन्हें देना ही देना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी, इसकी आप एंट्री क्या की थी आपने 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपने क्या एंट्री की थी जी, एक लाख रिसीव होता है कैश, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कैश आपने डेबिट किया 1,00,000 से। ठीक है जी, अब क्रेडिट क्या करेंगे, अब क्रेडिट आप करेंगे, दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कैश, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है अनअर्न्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं, अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि वो रेवेन्यू जो भी कमाया नहीं है आपने। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अच्छा अगर ये डिसाइड करना हो कि अनअर्न्ड रेवेन्यू यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये कैसे पता लगेगा आपको, आप देखेंगे कि अनअर्न्ड रेवेन्यू जो होता है वो आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जब कमा लेंगे, तब आप उसको लिख लेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जो होती है वो जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अनअर्न्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू सिंपली। ठीक है, 1,00,000 यहाँ पर आपने लिख लिया। ठीक है जी, अब ये आपने 1 जनवरी को एंट्री की थी। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री जब 31 जनवरी आएगी, यहाँ पर इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी, ये हम एडजस्टिंग एंट्री लिख रहे हैं यहाँ पे। जब 31 जनवरी आएगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इस 31 जनवरी के महीने में आपने कितना कमाया, क्या आपने 1,00,000 कमाया, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि 1,00,000 जो मिला था उसमें से 1 महीने का कमा लिया, यानी कि 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 महीनों का 25,000 आपने कमा लिया ऑन 31 जनवरी। when month ends you have to recognize that 25,000 of revenue has been earned so belongs to January। जो 25,000 का रेवेन्यू है वो अर्न किया सिर्फ आपने 1,00,000 में से, क्योंकि 1 महीना काम किया और ये जनवरी से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे जनवरी के लिए एडजस्टिंग एंट्री डाल देंगे। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी जी, सबसे पहले तो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू आपका जब बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट, आप पहले क्रेडिट वाली एंट्री कर लें यहाँ पे, रेवेन्यू। ठीक है, अब कौन सी चीज ऐसी जो कम होगी, ठीक है, रेवेन्यू तो आ रहा है आपके पास, लेकिन कौन सा ऐसा एसेट है जो इसके अगेंस्ट कम होगा, कैश तो नहीं कम होगा क्योंकि कैश तो नहीं आ रहा, तो अनअर्न्ड सॉरी, कौन सी ऐसी लाइबिलिटी है मजीद जो इसके अगेंस्ट जो हो रही है, देखें अनअर्न्ड रेवेन्यू है ना, अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लाइबिलिटी है। अब जब
लाइबिलिटी का मतलब है 1 लाख आपने रिसीव किया था, जब आप इसके अगेंस्ट काम करेंगे तो ये कम हो जाएगा और आपका एक्चुअल रेवेन्यू आ जाएगा। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जो कि 1 लाख की लाइबिलिटी है वो आपकी लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो जाएगी आपकी, कितने से कम होगी? 25,000 से, और 25,000 से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी है रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है जी, इसलिए इसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू लिखते हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जब आपने कैश रिसीव किया था तो जब आपने कैश रिसीव किया था अनअर्न्ड रेवेन्यू की सूरत में 1 जनवरी का, तो आपने क्या अकाउंट में लिखा था? कैश में आए पहले, कैश की डेबिट साइड पे 1 लाख लिख दिया। ठीक है, देन अनअर्न्ड रेवेन्यू की क्रेडिट साइड पे आए और 1 लाख लिख दिया। कैश की डेबिट साइड पे और अनअर्न्ड रेवेन्यू की क्रेडिट साइड पे 1 लाख लिख दिया। ठीक है जी, जब एडजस्टिंग एंट्री की हमने तो हमने क्या किया, जो आपकी लाइबिलिटी थी, ये वाली लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी, इसको 25,000 से कम कर दिया। अनअर्न्ड को हम डेबिट करेंगे 25,000 से, और रेवेन्यू अकाउंट जो एक्चुअल रेवेन्यू आपकी इनकम है जो आप कमा रहे हो उसको आप क्रेडिट कर दोगे 25,000 से। ठीक है, और ये हमें कैसे पता लगेगा कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? ये हमें पता लगेगा रूल से, जो हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने किया था। ठीक है, वहां से हमें पता लगेगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, या ये इक्विटी के अंदर आ रही है। वहां से हमें पता लगेगा कि किसको डेबिट करना होता है, किसको डेबिट क्रेडिट करना होता है। ठीक है जी, अब सिंपली बस ये आपकी जनरल एंट्री होगी, एडजस्ट, जिसे आप कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है जी, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री आपने कर दी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से मैं इसको से कर देता हूँ, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री होगी अनअर्न्ड रेवेन्यू के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जी, पहले प्रीपेड एक्सपेंस देखा। ठीक है, देन आपने देखा अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब एक और चीज़ है अक्रूड एक्सपेंस, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन ए पीरियड बट आर बोथ अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड। एक्सपेंस इनकर्ड तो हो गया, खर्चा तो आपका हो गया, लेकिन आपने भी उसे पे नहीं किया। ठीक है जी, और ना ही रिकॉर्ड किया उसे। अब कैसे? योर ऑफिस इज ऑन रेंट, आपका ऑफिस जो है वो रेंट पे है। ठीक है जी, 5,000 रुपये उसका महीने का रेंट है। यू यूज इट इन अक्टूबर बट पेड 10,000 ऑफ 2 months रेंट ऑन 30th November। आपने अक्टूबर के महीने में यूज तो किया उसे, लेकिन रेंट पे कब किया? इकट्ठा 10,000 जब 2 महीने पूरे हुए तब पे किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, आप कहेंगे कि यार जब अक्टूबर का बैलेंस निकालेंगे तो ये 5,000 अक्टूबर के खर्चे में जाना चाहिए। ऑन 31st October when month ends you have to recognize that 5,000 of rent expense belongs to October, कि इसमें से 10,000 में से जो आप 2 महीने बाद पे करिए, अभी तक आपने पे नहीं किया। ठीक है, इसमें से 5,000 वो एक्सपेंस है जो अक्टूबर से रिलेट कर रहा है आपका। ठीक है, लेट से अभी आपने, जाहिर है अभी नवंबर तो नहीं है, अभी आपने पे तो नहीं किया। अच्छा जी, अगर सिर्फ यहाँ तक देखें हम, अगर हम इसको सिर्फ यहाँ तक देखें, आपके ऑफिस ने जो 5,000 रुपये उसका रेंट है, अक्टूबर का पूरा महीना गुजार लिया, लेकिन आपने इसमें से क्या किया? अभी तक आपने रेंट नहीं पे किया। ठीक है, तो क्या इस महीने आपका अक्टूबर के महीने में आपका कोई एक्सपेंस नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। आपका 5,000 जो आपने ऑफिस में गुजारे हैं, टाइम गुजारे एक महीने का, उसका 5,000 रेंट आपका अक्टूबर के खर्चे में ही लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपली एक एडजस्टिंग एंट्री डालते हैं। देखिए, इसमें अभी तक आपने कोई अमाउंट पे नहीं की। ठीक है, तो जब अक्टूबर का महीना होगा आप क्या करेंगे? मेक एन एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ, ठहरे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एट द एंड ऑफ अक्टूबर। आप अक्टूबर के एंड में जो है वो एडजस्टिंग एंट्री डालेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे? आप रिकग्नाइज करेंगे रेंट एक्सपेंस फॉर अक्टूबर, यानी कि आप कहेंगे कि यार एडजस्टिंग एंट्री डालो,
हमने हमने ऑफिस में 1 महीना तो गुजार लिया, बेशक रेंट नहीं दिया, लेकिन आप इसकी एंट्री डालो ज़रूर, ताकि आपको पता लगे कि अक्टूबर में हमने 5,000 का ये भी खर्चा हमारा हुआ है, इनकर्ड हो गया, बेशक नहीं पे किया, तो आप इसकी सिंपली एक एडजस्टिंग एंट्री डाल देते हैं। अब एडजस्टिंग एंट्री किस तरह से डलेगी? कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है? एक्सपेंस। कौन सा? रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस क्योंकि आपका बढ़ रहा है ना, बेशक आपने पे नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस तो हो गया, खर्चा तो आपका हो गया ना, ऑफिस में रह लिया, आपको पे तो करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो रेंट एक्सपेंस क्योंकि बढ़ा है, आप सिंपली रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे उन्हीं रूल्स के तहत जो हमने फोर्थ लेक्चर में रूल्स पढ़े हैं। रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे आप, ठीक है। देन क्रेडिट कैसे करेंगे? अब रेंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी आप ना तो कैश इन्वॉल्व हो, कैश आपने दिया ही नहीं है, तो ये 5,000 रुपये आपने आइंदा देने हैं, तो आप सिंपली यहाँ लिखेंगे क्रेडिट करेंगे टू रेंट रेंट पेएबल। रेंट पेएबल आपकी क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है जी। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है इसे आप क्रेडिट करते हैं, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो इसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ सिंपली आप 5,000 ये आप लिख लेंगे दोनों के लिए। अक्रूड एक्सपेंस में या अक्रूड रेवेन्यू में सिर्फ ये एक एंट्री इन्वॉल्व हो रही है, देखें, ठीक है। इसमें आपने महीने में और इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं की थी, ठीक है। इसमें भी एडजस्टमेंट की सिर्फ एक ही एंट्री है, ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था, एडजस्टमेंट की सिर्फ ये एक एंट्री है, ये वाली एक दूसरी नंबर पे जो आप कर रहे हैं, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट की एंट्री है, ठीक है। इसी तरह इस अनअर्न्ड में एडजस्टमेंट की एक एंट्री है, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस में एडजस्टमेंट की एक एंट्री है, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ खर्चा और आपने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, इसकी एंट्री कर दी, ठीक है। और सिंपली क्या करेंगे, क्या इन्वॉल्व हो रहा है? रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के नाम से डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आएंगे, ये डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड पे आएंगे और 5,000 लिख दिया टू रेंट पेबल। रेंट रेंट पेबल का अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे और 5,000, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट इसकी कंप्लीट हो गई। देन लास्ट एडजस्टमेंट रह गई आपकी, ये भी इजी है। accrued revenue, income that you have earned but neither received nor recorded। अब इनकम आपने अर्न कर ली है, ठीक है, इनकम आपने अर्न कर लिया है, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई आपको, ना ही आपने रिकॉर्ड किया। लेट्स से आपकी आप एक टैक्स कंसल्टेंट बिजनेस है आपका, आप उसमें एज एन एम्प्लॉय हैं, ये जो भी हैं, ठीक है। उस बिजनेस में वो बिजनेस हमादन कंपनी को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन्हें टैक्स रिटर्न्स बना के देता है, उन्हें उस पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, और 1 साल के 2 लाख रुपए खर्च रेवेन्यू बनता है, यानी कि 2 लाख रुपए इन्होंने हमादन कंपनी से कमा लिए हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके। कब? 2020 के साल में, लेकिन रिसीव नहीं किए अभी तक। पूरा साल उन्हें सर्विसेज दी 2 लाख रुपए की, लेकिन उनसे ये पैसे रिसीव नहीं किए 2020 में आपने। अब जब 2020 का साल पूरा होगा, when year end you have to recognize that 2 lakh of revenue belongs to year 2020। जब ये साल पूरा होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इस साल हमने 2 लाख ये वाले भी कमाए हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ नोट नहीं करेंगे तो वो प्रिंसिपल गलत हो जाएगा जिसने कहा था कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? जब अर्न होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट में वो प्रिंसिपल लाजमी फोकस करना, उसके बगैर आपका ये एडजस्टमेंट सारी गलत हो जाएंगी, और उसके बगैर आप एडजस्टमेंट कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल पे पूरा उतरने के लिए इस रेवेन्यू को हमें इधर 2020 में ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपली एक एंट्री कर देंगे थर्ड स्टेप में। सो यू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 31 दिसंबर टू शो दैट रेवेन्यू ऑफ 2020 इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब आप इसकी सिंपली एक एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। अब एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? आपका रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू इजी है, रेवेन्यू बढ़ा आपका, तो रेवेन्यू जब बढ़ता है क्रेडिट होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसे करेंगे आप? क्या आपके पास कैश आया? कैश तो नहीं आया, तो आप किसे डेबिट करेंगे?
यहाँ पर आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। ठीक है, कि जब भी ये रेवेन्यू आएगा, लेकिन ये बिलोंग कब से कर रहा है, 2020 से, तो आप सिंपली यहाँ पर 2020 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, 2 लाख लिख देंगे। एडजस्टिंग एंट्री होगी और सिंपली इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। कैसे इम्पैक्ट आएगा जी, अकाउंट रिसीवेबल में अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आए, 2 लाख लिख दिया। रेवेन्यू का अकाउंट बनाया, ये बना हुआ रेवेन्यू का अकाउंट, इसमें आए क्रेडिट हो रहा है 2 लाख, 2 लाख सिंपली 2 लाख हमने सिंपली यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपकी चारों तरह की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। अगर आपको कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, एग्ज़ाम से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को इन डेप्थ नहीं समझेंगे तो आप डिस्कशन सेशन में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो कोई चीज़ समझ भी नहीं आएगी और ना ही आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते जा रहे हैं, आप इनको साथ साथ कवर करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम नोट डाउन करें और नेक्स्ट जो भी डिस्कशन सेशन होता है उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जिस पॉइंट की भी समझ नहीं आती। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू सो मच।